उनका खाना मोती महल से और उनकी व्हिस्की कनॉट प्लेस से आती थी। उन्हें न केवल शराब उपलब्ध हो जाती थी बल्कि उन्हें औरतें भी जेल में मिल जाती थी। एक वार्डन ने बताया था, बाबूजी, उन्हें वेश्याएं ही नहीं बल्कि वास्तविक सम्मानित समाज की लड़कियां भी मिल जाती थी। वे औरतें जेल में तभी आती थी जब साहब लोग लंच के लिए अपने घर चले जाते थे और उनके खाली कार्यालय मौज मस्ती के अड्डे बन जाते थे। नमस्कार, मैं अखिलेश बरनवाल एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार भी कुशल मंगल होगा। आज की जो स्टोरी है वो है द ब्लैक वारंट। द ब्लैक वारंट, जो कि सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी जी ने लिखी है। सुनील गुप्ता और सुनेत्रा चौधरी जी ने लिखी है द ब्लैक वारंट, जो कि तिहाड़ जेल के जेलर की इनसाइड स्टोरी है। तिहाड़ जेल के जेलर की ये स्टोरी है, तो सोचिए कि कितना भयानक भी हो सकता है और कुछ हद तक तो इसमें सच दिखाया गया। यह स्टोरी एकदम रियल घटना पर आधारित है। चलिए आज आपको सुनाते हैं। यदि आपको पसंद आए तो इसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही रियल घटना की स्टोरी की किताबें खरीद कर सुनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। इस स्टोरी तिहाड़ जेल के जेलर की इनसाइड स्टोरी का पहला जो टॉपिक होगा वो प्रस्तावना। चलिए पहले प्रस्तावना समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। यदि कोई मुझसे कहता कि मैं सुनील गुप्ता के साथ उनसे अपनी पहली मुलाकात के 20 वर्षों बाद कोई पुस्तक लिखूंगी तो वह मुझे उतना ही असंभव प्रतीत होता जैसे मैं तिहाड़ जेल में अपना समय काट रही हूँ। सुनील जी, जैसा कि हम उन्हें पुकारते थे, एक आदर्श सरकारी जनसंपर्क अधिकारी थे। सन 1999 में जब मेरे साथी फोटोग्राफर प्रवीण जैन मुझे उनसे मिलवाने के लिए जनकपुरी स्थित जेल मुख्यालय में ले गए तो मुझे उनके आसपास का वातावरण बिल्कुल भिन्न लगा। उनका कार्यालय ऐसे क्षेत्र में स्थित था जहां बंदूकधारी गार्ड निगरानी टावरों पर पहरा देते थे और उसकी ऊंची दीवारें बाहरी दुनिया के विचारों को हतोत्साहित करती थी। लेकिन सुनील गुप्ता हमारी बातचीत के दौरान ठहाका मारकर बड़ी आसानी से हंसे थे। वह पत्रकारों के अनुरोध को प्रसन्न होकर स्वीकार करते थे और उन्हें विशेष कहानी देने का वादा भी करते थे। यदि आप सुनील जी की बात पर विश्वास करें तो तिहाड़ किसी हद तक ऐसे लोगों के बुरे समय के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र के समान था जो समाज की नजरों से गिर चुके थे, या आप उसे यद्यपि नेकी की राह त्याग चुके पथभ्रष्ट लोगों के लिए सुधार शिविर भी कह सकते थे। उत्पीड़न कोई प्रश्न ही नहीं, अभिरक्षात्मक मृत्यु उनकी निगरानी में असंभव। सुनील जी यह बात समझते थे कि संवाददाताओं की पीढ़ियों ने भले ही दस्ताएवस्की को ना पढ़ा हो, परंतु वे अपराध और सजा के प्रति आसक्त थे। अतः जब वह प्रभावशाली ढंग से तिहाड़ की भयावह कहानियों से हटकर कोई जानकारी देते थे तो अन्य रोचक विवरण भी देते थे। वर्ष 2003 में एनडीटीवी में नौकरी शुरू करने के बाद एनडीटीवी के लिए मेरी पहली खबर सुनील जी की सहायता से ही प्राप्त हुई थी। वह खबर एक ऐसे कैदी के बारे में थी जिसने जेल की सलाखों के पीछे रहकर पढ़ाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह मानव प्रयास की एक विलक्षण कथा थी और कारागार प्राधिकारियों के दृष्टिकोण से उनकी अच्छी छवि प्रस्तुत करती थी। ऐसी कहानियों के लिए सुनील जी तिहाड़ के अंदर पर्यवेक्षित यात्राओं की व्यवस्था करते थे। इन यात्राओं ने मेरे मन में कारागारी कहानियों के प्रति मेरी आसक्ति की जांच को अधिक उद्दीप्त कर दिया। वर्ष 2005 में सुनील जी ने मुझे तिहाड़ की महिला कैदियों के बच्चों की पीड़ा को रेखांकित करने हेतु तिहाड़ यात्रा की अनुमति प्रदान की।
वह एक अतुल्य हृदय विदारक कथा थी, परंतु जिस समय मैं उसे कमरे में कैद कर रही थी, उस समय इस तथ्य के प्रति भी मैं अत्यंत सचेत थी कि तिहाड़ की जो परिष्कृत छवि हमें दिखाई जा रही थी, उसके विपरीत कोई अन्य विद्रूपता हमारे कैमरे की नज़र से ओझल ना हो जाए। वह विद्रूपता थी तिहाड़ के वातावरण में व्याप्त बदबूदार पसीने से तरबतर हवा और शौचालयों की सड़ांध। महिलाएं अपने चेहरे पर शून्यता का भाव लिए इधर उधर घूम रही थी और मैं अपने आसपास फैली निराशा के प्रति सचेत थी। वर्षों बाद अर्थात वर्ष 2011 के पश्चात सुनील गुप्ता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि पत्रकार 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में तिहाड़ में बंद सफेदपोश अधिकारियों एवं राजनेताओं की खबरें दिखाने तथा प्रकाशित करने के प्रति अधिक लालायित थे। उस समय मैं सुनील जी के पास संवाददाताओं की एक ऐसी टीम भेजने का प्रबंध कर रही थी जो इस बात का पता लगाती थी कि जिस समय डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि जेल में बंद अपनी पुत्री कनिमोझी से मिलने गए तो उस समय वास्तव में क्या हुआ था। वह हमें ऐसी छिटपुट जानकारियां देते थे कि कैसे पूर्व संचार मंत्री ए राजा अपने केस से जुड़ी फाइलों का अध्ययन करते हुए अपना समय काट रहे थे, अथवा यह कि संपत्ति कारोबारी कंपनी यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा किसके साथ कौन सा खेल खेलते थे। ऐसी मामूली सूचनाएं पाकर ही पत्रकार प्रसन्न हो जाते थे और उन सूचनाओं से तिहाड़ की छवि को भी किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचती थी। सुनील जी तिहाड़ के प्रतिष्ठा बनाए रखने में इतने माहिर थे कि जब सन 2013 में निर्भया के बलात्कारियों एवं हत्यारों का मुखिया राम सिंह रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया तो तिहाड़ के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बहुत कम खबरें ही सामने आई। पत्रकार जगत ने कमोबेश स्वीकार कर लिया कि जिस व्यक्ति ने 23 वर्षीय छात्रा के प्रति जघन्य अपराध का नेतृत्व किया था उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी। इसकी तुलना यदि न्यूयॉर्क जेल की जुलाई 2019 में हुई यौनाचारी अभियुक्त जेफरी एप्स्टीन की आत्महत्या की घटना से करें तो पाएंगे कि कैसे FBI सहित अनेक जांच टीमों ने यह प्रश्न उठाया था कि इतना उच्च स्तरीय कैदी जेल के अंदर अपनी जान कैसे ले सकता था। भारत में उतनी गहराई से कोई जांच नहीं हुई। संभवतः यह जनसंपर्क अधिकारी की कार्य कुशलता थी या हमारी जेलों के अंदर होने वाली घटनाओं के प्रति सामान्य जनता की उदासीनता। इसका पता तो तभी चला जब सन 2016 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए गए। इस बात को लेकर कभी कोई हाय तौबा नहीं हुई कि हिरासत में हुई मौतों की संख्या एक साल में दोगुनी कैसे हो गई। वर्ष 2015 में जहां हिरासत में हुई मौतों की संख्या 115 थी, वहीं भारतीय जेलों में होने वाली अस्वाभाविक मौतों की संख्या अगले वर्ष 231 हो गई। यह वृद्धि दर यद्यपि 100.87% थी, फिर भी कोई इन आंकड़ों से कुछ खास व्यथित दिखाई नहीं पड़ा। आप इन शब्दों से ही समझ सकते हैं कि उन लोगों की स्टोरी कितनी पीड़ादायक होगी। तिहाड़ जेल की इस स्टोरी में आप एक से एक सच को जान पाएंगे, इसलिए आप इस स्टोरी को पूरा सुने। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहूंगी कि मुझे अनेक कारणों से एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ा। मेरी पहली दुविधा यह थी कि मैं अपनी छवि केवल जेल डायरी लेखिका के रूप में नहीं निर्मित करना चाहती थी। मेरी पहली पुस्तक बिहाइंड बार्स अर्थात सलाखों के पीछे को खूब सराहा गया था, परंतु मैं पुस्तक में अपने पात्रों से भावनात्मक रूप से जुड़ी थी। क्या मैं इतनी जल्दी अपने उसी मार्ग पर दोबारा चलने के लिए तैयार थी? क्या मेरे लेखन को समान विषय वस्तु की पुनरावृत्ति के प्रयास के रूप में नहीं देखा जाता? दूसरा और महत्वपूर्ण कारण यह था कि मैं इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं थी कि मैं सुनील गुप्ता की कहानी का उचित ढंग से वर्णन करने हेतु सर्वोत्तम व्यक्ति थी।
एक संवाददाता के रूप में मैंने हमेशा निरीह एवं अभागे व्यक्तियों के बारे में ही लिखा था। मैं किसी आतंकी अभियुक्त की कहानी लिख सकती थी, परंतु क्या मैं वास्तव में दूसरे पक्ष की कहानी भी उतनी ही सच्चाई के साथ लिख सकती थी? यह बात सत्य कि अनेक वर्षों तक तिहाड़ में काम करने के बावजूद श्री सुनील गुप्ता किसी घोटाले में लिप्त नहीं पाए गए थे, लेकिन उनकी कहानी की सत्यता के बारे में मैं किस प्रकार आश्वस्त हो सकती थी? व्यक्तिगत तौर पर वह निस्संदेह एक मिलनसार व्यक्ति ही थे, परंतु एक जेल अधिकारी की अपनी भूमिका में वह वास्तव में क्या थे? अतः मैंने अपनी ओर से जांच की। मैंने अनौपचारिक तौर पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन के लिए वही लोग उत्तरदायी थे, और मैंने उनसे पूछा कि क्या सुनील गुप्ता के बारे में भी कोई विपरीत टिप्पणी थी। उन्होंने पुष्टि की कि ऐसी कोई टिप्पणी उनके विरुद्ध नहीं थी। उनके एक भूतपूर्व बॉस एवं पूर्व जेल महानिदेशक इस बात से कतई रोमांचित नहीं हुए कि मैं उनकी कहानी लिख रही थी। मेरे मतानुसार वह उनके विरोधी ही थे, लेकिन फिर भी मुझे सुनील जी के विरुद्ध कोई खास शिकायत नहीं मिली। इसके साथ साथ प्रवीण जैन, जिन्होंने सुनील जी को अपनी कहानी सुनाने हेतु प्रेरित किया था, एक उच्च निष्ठावान पत्रकार है। उन्होंने भी शपथतः उनका पक्ष लिया। अब केवल मेरे निजी संदेह शेष रह गए थे। मैंने कारागार प्रणाली पर एक समूची पुस्तक लिखी थी, तो उनकी कहानी भी भिन्न कैसे हो सकती थी? लेकिन जैसे ही सुनील जी से मिलकर मैंने अपनी कहानी सुनी, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। ब्लैक वारंट के संबंध में मेरी और प्रिया की पहली ही मुलाकात में उन्होंने हमें बता दिया। एक पत्रकार के रूप में अपने 2 दशकों के दौरान मैंने पहली बार ऐसी कोई चीज सुनी थी। किसी कैदी की दया याचिका निरस्त होने के तत्काल बाद एक ब्लैक वारंट अर्थात फांसी नामा जारी कर दिया जाता है, जिसका तात्पर्य वस्तुतः मृत्यु का संदेश होता है, जिनमें फांसी की तिथि एवं समय का उल्लेख होता है। सुनील गुप्ता ने न्यायालय से ऐसे 8 ब्लैक वारंट प्राप्त किए थे, प्रत्येक फांसी के लिए एक फांसीनामा। ब्लैक वारंट के चारों ओर एक मोटी काली रेखा छपी होती है, जिसके अंदर काली स्याही में कैदी का नाम लिखा जाता है। सुनील जी ने हमें अफजल गुरु, मकबूल भट्ट, बिल्ला एवं रंगा तथा इंदिरा गांधी के हत्यारों के अंतिम कुछ दिनों के विषय में बताया। अनेक वर्षों से फांसी की प्रक्रिया के बारे में सूचनाओं का नितांत अभाव था। यदि आप मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों का केस लड़ने वाले रागिनी आहूजा और ऋषभ संचेती जैसे वकीलों से बात करें, तो वे आपको बताएंगे कि कोई सूचना प्राप्त करना कितना कठिन होता है। और यहाँ सुनील गुप्ता थे, जो हमें स्वेच्छा से यह बताने का प्रस्ताव दे रहे थे कि जब राज्य किसी फांसी की प्रक्रिया से गुजरता है तो वास्तव में होता क्या है। मैं सोचती हूँ कि इसका एक कारण यह है कि अंततोगत्वा वह अपनी कहानी इसलिए बता रहे थे क्योंकि उनका अनुभव उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने हमारे साथ ऐसी अनेक मार्मिक कहानियां साझा की, जिसमें उन्होंने सन 1966 की फिल्म बादल का एक गीत अपने लिए जिए तो क्या जिए सुनने का उल्लेख किया, जिससे उन्हें अफजल गुरु के अंतिम कुछ घंटों की याद आ गई। सुनील जी अफजल के साथ उसकी काल कोठरी में बैठे फांसी के निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दौरान दोनों ने एक साथ उपर्युक्त गीत गाया था। उस घटना ने उन्हें स्पष्टतया हमेशा के लिए बदल दिया था। अफजल गुरु की फांसी इतनी संवेदनशील थी कि अधिकारियों ने उसकी सूचना उसके परिवार वालों को भी कश्मीर में नहीं दी थी।
श्री गुप्ता ने हमें फांसी से पूर्व कुछ दिनों तथा वास्तविक फांसी वाले दिन की पल पल की जानकारी उपलब्ध कराई थी। पहली बार उन्होंने यह रहस्योद्घाटन किया कि किस प्रकार एक केंद्रीय मंत्री ने जेल महानिदेशक के साथ आमने सामने बात की और सुनिश्चित किया कि अफजल गुरु को इस प्रकार फांसी दी जाए कि किसी को भी कोई आपत्ति करने का अवसर न मिल सके। आगे चलकर पाठकों के समक्ष यह स्पष्ट हो जाए कि अफजल की फांसी भी सन 1984 में एक अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट की फांसी के समान ही गुप्त रखी गई थी। सुनील जी द्वारा दिया गया विवरण एकमात्र असली विवरण माना जा सकता था। वास्तव में दोनों लोगों के अंतिम दिनों में क्या हुआ था, आप लेखिका की बात से यह समझ सकते हैं कि शायद इतना अच्छा जेलर कभी मिलता है कि सच बताता है, और लेखिका इसी सच के तौर पर उस जेलर को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती है, क्योंकि आज के समय में जो भी अधिकारी है सच बोलने से भी कतराते रहते हैं, कोई भी खुलासा नहीं करते वो। चलिए इसी के साथ हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पुस्तक से आप सच जानने की भी इच्छा रख सकते हैं। अंततोगत्वा मैं सम्मोहित हो गई, क्योंकि वह वर्णन करने योग्य एक अच्छी कहानी थी। वर्ष 1981 से 2016 के बीच सुनील गुप्ता देश के आपराधिक एवं न्यायिक क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से मिले और उनके साथ वार्तालाप किया था। उनमें कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनके विषय में इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा गया था। उनमें से कुछ ऐसी थी जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी और गोपनीय ढंग से कही गई थी। इसलिए श्री गुप्ता के माध्यम से हमें उन्हें देखने समझने का एक नया दृष्टिकोण एवं साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो विगत 3 दशकों के सबसे गहरे चरित्रों से हमारा परिचय कराता है। उन्होंने हमें जो अनेक रोचक कहानियां सुनाई, उनमें से एक यह थी कि उन्हें बैडमिंटन खेलना प्रिय था और उनके आसपास जो भी कैदी खेलने का इच्छुक होता वह उसी के साथ खेलना शुरू कर देते थे। वैसे तो यह सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, परंतु जब उन्होंने खेलना प्रारंभ किया तो उनका जोड़ीदार चार्ल्स शोभराज बना और जब वह अपने रिटायरमेंट के निकट पहुंचे तो मनोज शर्मा ने उनके साथ जोड़ीदारी निभाई। हमारे पाठकों की दृष्टि में वे भारत के सर्वाधिक कुख्यात अपराधी हो सकते थे, परंतु श्री गुप्ता के लिए वे सामान्य लोग थे। शोभराज एक मृदुभाषी व आकर्षक विदेशी था, जिसने श्री गुप्ता को नौकरी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिहाड़ जेल में कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों के टीजेएस ब्रांड को व्यावसायिक सफलता दिलाने के पीछे मनोज शर्मा का ही व्यावसायिक दिमाग था। सुनील गुप्ता ने हमें बिल्ला व रंगा की याद दिलाई, जिन्होंने सन 1978 में गीता चोपड़ा एवं संजय चोपड़ा नामक भाई बहन का बलात्कार और हत्या की थी। वह ऐसा मामला था जिसने राजधानी को सदा सर्वदा के लिए बदल कर रख दिया, क्योंकि उस घटना के बाद लोगों ने यह महसूस करना प्रारंभ कर दिया था कि दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रह गई थी। बिल्ला व रंगा को जब सन 1982 में फांसी दी गई थी, उस समय सुनील गुप्ता एक नौसिखिया जेलर थे और इस पुस्तक में वह हमें फांसी से जुड़ी प्रत्येक घटना से सिलसिलेवार ढंग से जोड़ते हैं। जब उन्होंने हमें अपनी सबसे पहली फांसी का वृत्तांत सुनाया तो मेरी रूह कांप गई। मेरी दृष्टि में यह पुस्तक उस ज्ञान की खोज को अनावृत करती है कि किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की जान लेने की किन गुणों से लैस होना पड़ता है। इस प्रश्न ने मुझे अन्य जेलरों से भी संपर्क करने हेतु उद्यत किया।
जिनमें से एक उत्तर प्रदेश की डासना जेल का जेलर था और दूसरा महाराष्ट्र का एक प्रमुख जेलर था। महाराष्ट्र के जेलर की कहानी विशेष रूप से रोचक थी क्योंकि वह देश में दी गई अंतिम 2 फांसियों से जुड़ा था। उसमें पहली फांसी 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब को सन 2012 में दी गई थी और दूसरी फांसी 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के षड्यंत्रकारी याकूब मेमन की थी, जिसे 2015 में फांसी पर लटकाया गया था। दुर्भाग्यवश उसका उल्लेख करना अभी संभव नहीं है क्योंकि वह अभी भी सेवारत है और सरकारी नियमों से बंधा हुआ है। बहरहाल उसने भी हमारे साथ अपनी परेशानियों को साझा किया क्योंकि सन 1995 के बाद अजमल और याकूब को दी जाने वाली फांसी पहली थी। उसने हमें बताया कि हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसने उससे पहले किसी को फांसी पर लटकाया हो। इसलिए हमें अपनी फांसी से जुड़ी पुस्तकों और जेल नियमावली का अध्ययन करना पड़ा और तदनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना पड़ा। इसके साथ ही उसने यह भी बताया कि प्रत्येक चरण में हमें नितांत नई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद हमने तय किया कि उनसे कैसे निपटा जाए। वह जेलर एक प्रशिक्षित समाजशास्त्री था और जेल की नौकरी उसके प्रशिक्षण का स्वाभाविक विस्तार थी। बहरहाल सुनील गुप्ता एक पुराने जमाने के जेलर थे जिन्होंने तिहाड़ में इसलिए नौकरी की क्योंकि वह एक स्थिर सरकारी नौकरी थी। गुप्ता के भाग्य में यही लिखा था कि प्रयास एवं गलती के माध्यम से जेल में किस प्रकार सुधार लाया जाए। वह प्रशिक्षण अत्यल्प था, नियमावलियां पुस्तकों में कैद थी और मानक संचालन संहिताएं मनमानी थी। उदाहरणार्थ श्री गुप्ता ने हमें बताया कि एक फांसी के दौरान अपराधी की श्वास गति 2 घंटे बाद भी बंद नहीं हुई थी। अतः उस स्थिति में वे क्या करते? इसलिए एक गार्ड ने फौरन फांसी वाले गड्ढे में छलांग लगाई और तब तक उसके पैरों को नीचे की ओर खींचता रहा जब तक कि उसकी सांस पूरी तरह बाहर नहीं निकल गई। आप हमारे ही शब्दों को सुनकर उस पल को महसूस कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाए और फांसी देने के बावजूद उसकी सांस 2 घंटे तक चले। क्या गुजरी होगी उस व्यक्ति के ऊपर, क्या गुजरी होगी उस व्यक्ति पर उस क्षण जब फांसी देने के बावजूद 2 घंटों तक जीवित रहा। बेशक वो एक आतंकवादी था, पर था तो एक मानव ही ना, था तो एक मनुष्य ही। क्या, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सुनील गुप्ता की कहानी में अनेक रोचक राजनीतिक घटनाएं भी शामिल हैं। एक और जहां हमें यह ज्ञात है कि दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में हजारों लोग मारे गए थे। हमें इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले वास्तविक लोगों के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। गुप्ता की कहानी हमें अतीत में नवंबर 1984 की ओर ले जाती है, जब देश में सिख समुदाय पर प्राणघातक हमले जारी थे और दिल्ली को उनसे निजात पानी थी। अपनी ओर से मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि तिहाड़ के संपूर्ण कार्य बल से सभी सिख अधिकारियों को हटा दिया गया था, जो यह इंगित करने के लिए पर्याप्त था कि उस समय सिख समुदाय के प्रति विश्वास का कितना अभाव था। हमें यह कहने में गर्व की अनुभूति होती है कि 26/11 जैसे प्रत्यक्ष आतंकवादी हमले के दोषी अजमल कसाब को भी फांसी देने से पहले मुकदमे की संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई और इतना ही नहीं, उसे अपने बचाव के लिए सर्वोत्तम वकील भी उपलब्ध कराए गए थे। क्या इंदिरा गांधी हत्याकांड के मामले में भी उन्हीं प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया गया था? इससे जुड़े अध्याय का अध्ययन विचारोत्तेजक है। इस पुस्तक में उन घटनाओं का विवरण भी पाठकों को मिलेगा कि निर्भया के बलात्कारी और हत्यारे राम सिंह के साथ वास्तव में क्या हुआ था। राम सिंह की आत्महत्या की जो कहानी प्रसारित की गई थी और जिसे आज तक सत्य मानकर स्वीकार किया जाता है, उसने भी
अब राम सिंह की मृत्यु को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे, बिहाइंड बार्स उन गलत कामों की कहानी थी जिसे कैदियों ने जेलरों और आपराधिक न्याय प्रणाली के हाथों अनुभव किया था। वह पुस्तक दर्शाती है कि जेलरों को भी अपनी ही प्रणाली के हाथों कैद होना पड़ता है। अपर्याप्त वेतन और अधिक काम के बोझ से दबे वहां के कर्मचारी इतने अप्रशिक्षित और संसाधन विहीन हैं कि वे कैदियों के सुधार को लागू कर पाने में पूर्णतया अक्षम हैं। उनमें से अधिकांश उत्पीड़ित लोग आगे चलकर स्वयं उत्पीड़क बन जाते हैं। मेरे और सुनील गुप्ता के बीच इस बात का निर्णय हुआ था कि वह मुझे सच्चाई बताएंगे और सभी गुणों एवं दोषों से युक्त परिपूर्ण कहानी सुनाएंगे। इसलिए आप पाएंगे कि सरकारी अधिकारियों के संस्मरणों जहां कथाकार ही सब कुछ होता है और वह स्वयं को किसी संत या नायक के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, कि विपरीत सुनील गुप्ता के तथ्य को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जब कुछ कैदी सिरदर्द बन गए तो अपने कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए उन्हें कभी कभार ऐसे समस्याजनक कैदियों की पिटाई भी करनी पड़ी। वह बताते हैं कि कारागार की दुनिया में जहां स्वयं कैदियों को प्रशासनिक भूमिकाओं में भर्ती किया जाता है, जहां जंगल का कानून चलता हो, वहां अपनी उत्तरजीविता हेतु आपको जंगली तौर तरीके अपनाने ही पड़ेंगे। यह एक प्रभावशाली कहानी है, लेकिन इसमें भी एक व्यापक प्रश्न है जिसे सुनील जी और मैं इस पुस्तक में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से उद्घाटित विषयों पर नीति निर्माताओं, सरकार और अधिवक्ताओं को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए राजन पिल्लई की मृत्यु को ले लीजिए। 25 वर्षों तथा एक न्यायिक जांच के बाद क्या सरकार ईमानदारी से यह दावा कर सकती है कि पिल्लई की तरह किसी अन्य चिकित्सा आपात स्थिति में मृत्यु नहीं होगी? SBP नेशनल पुलिस जर्नल दिसंबर 2018 में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार नाहन हिमाचल प्रदेश स्थित एक आदर्श जेल में किए गए अध्ययन में पाया गया था कि न केवल वहां कोई भी CMO नहीं था, यह एक ऐसा पद है जिसे सभी जेलों में भरा जाना अनिवार्य है। आज भी जेल में कोई नियमित डॉक्टर नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा IPS इंडियन पुलिस सर्विस के एक अधिकारी द्वारा लिखे गए लेख में बताया गया कि गंभीर अवस्था वाले कैदियों को भी आगंतुक डॉक्टरों के आने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और परामर्श की प्रतीक्षा में कई बार कैदियों की हालत काफी बिगड़ भी जाती है। जिन सौभाग्यशाली कैदियों को चिकित्सा परामर्श एवं जांच कराने वाले की सलाह मिल जाती है, उन्हें भी किसी निकटस्थ अस्पताल में अपनी जांच करवाने हेतु अस्पताल ले जाने वाले गार्डों की उपलब्धता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कैदी कहते हैं कि सिपाहियों को हमेशा जल्दी होती है और यदि अस्पताल में रोगियों की लाइन लंबी होती है तो वे उन्हें बिना जांच करवाए ही वापस ले आते हैं। यह एक आदर्श जेल की स्थिति है। हरियाणा में तो स्थितियां और भी बुरी हैं। वहां महिला कैदियों के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं है। करनाल जैसी कुछ जेलों में तो महिला कैदियों को सैनिटरी नैपकिन्स तथा करनाल जैसी कुछ जेलों में तो महिला कैदियों की सैनिटरी नैपकिन तक उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। वे नैपकिन उन्हें खुद खरीदने पड़ते हैं, बशर्ते कि उनके परिवार वाले समय पर उन्हें पैसे भेज दें। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI के अनुसार यदि वैसा नहीं हो पाता है, अर्थात सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता, तो निरीह महिला कैदियों को कचरे के ढेर में फटे पड़े पुराने कपड़ों से अपना काम चलाना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि जेलों में तात्कालिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु सरकारें जागेंगी, ताकि वहां काम करने वाले लोगों को विवश होकर कैदियों के साथ अपमानजनक व्यवहार ना करना पड़े।
हरियाणा के बारे में CHRI 2019 की रिपोर्ट कहती है कि कुछ क्षेत्रों में कर्मचारियों की रिक्तियां 44% तक हैं। सुनील गुप्ता की कहानियां ऐसे अनेक संदर्भों से भरी पड़ी है कि सजायाफ्ता कैदी अथवा नंबरदार जेलों को चलाते हैं, तो इसमें कोई हैरान वाली बात नहीं है। सुनील जी के कथनानुसार ये कैदी अनुशासन बनाए रखते हैं और दैनिक प्रशासन का कार्य संभालते हैं, जो कि जेलों की कार्यकुशलता हेतु अमूल्य है। यह अनादर्श स्थिति लगातार जारी रहती है, क्योंकि सभी जेलों के लिए अनिवार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मासिक दौरे नहीं होते हैं। स्रोत हरियाणा रिपोर्ट CHRI 2019। इस मामले में सुनील गुप्ता एक अपवाद थे। वह सचमुच कैदियों के सुधार में सहायक थे और अपने काम से खुश थे। यह कुछ ऐसा कार्य था जिसे ना तो उनके सहकर्मी समझते थे और ना ही उनका परिवार। सर्वाधिक प्रभावित मासूम और गरीब कैदी होते थे, जिनकी पहुंच ना तो अच्छे वकीलों तक होती थी और ना ही वे इतने शिक्षित थे कि उन्हें अपने अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान हो सके। ऐसे लोग आंतरिक तंत्र की अनियमितताओं के सहारे छोड़ दिए जाते थे। ऐसे ही लोगों का वहां अधिक शोषण एवं उत्पीड़न होता था, जबकि संपन्न कैदी अपेक्षाकृत सुविधापूर्वक रहते थे। उत्पीड़न के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सन 1979 में दिए गए निर्णय, जिसे सुनील बन्ना जजमेंट के नाम से भी जाना जाता था। मैं विद्वान न्यायाधीशों में कुलदीप नैयर का उल्लेख करते हुए लिखा कि अमीर कैदियों के लिए कैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। श्री नैयर वर्ष 1975 से 1977 तक तिहाड़ में थे, जिन्हें आपातकाल लागू होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री कुलदीप नैयर एक जिम्मेदार पत्रकार हैं और उनकी पुस्तक इन जेल में मिथ्यावादिता का कोई प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है और न ही उनका झुकाव व्यक्तित्व निष्ठता की ओर है। लेखक के विचार से जेल परिसर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे पैसे से खरीदा ना जा सके। श्री नैयर ने तथ्यात्मक विवरण देते हुए लिखा, कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर जितना चाहे उतना धन बाहर से मंगवा सकता था, बशर्ते कि वह उसकी कीमत अदा करे। वहां सरकारी डाक विभाग से अधिक विश्वसनीय मनी ऑर्डर एवं डाक सेवा थी। उदाहरणार्थ, मेरे वार्ड में यदि किसी कैदी को 200 रुपए की आवश्यकता होती थी तो वह वार्डन के माध्यम से अपने पुरानी दिल्ली स्थित लोगों के पास एक पर्ची भेज देता था और 24 घंटे के अंदर उसे पैसे मिल जाते थे। इसके लिए उसे संग्रह शुल्क के रूप में 66 रुपए अदा करने पड़ते थे, अर्थात वहां की निर्धारित मनी ऑर्डर फीस 33% थी। हमें बताया गया कि जहाज रानी कंपनी का मालिक धर्म तेजा जिस समय तिहाड़ में सजा काट रहा था, वह हजारों रुपए मांग लेता था। कहने का तात्पर्य यह कि यदि कोई व्यक्ति जेल कर्मियों को अधिक धन की अदायगी कर सकता था तो उसे उसकी आवश्यकता की सभी चीजें बेरोक टोक उपलब्ध हो जाती थी। तेजा के पास सारी सुविधाएं थी। उसकी कोठरी में एक कूलर, एक रेडियो, सह रिकॉर्ड प्लेयर सेट और यहाँ तक कि उसके पास फोन का प्रयोग करने की सुविधा भी थी। ऐसा ही एक अन्य अमीर कारोबारी हरिदास मूंधड़ा था, जिसे धोखाधड़ी के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई थी और उसने भी तिहाड़ में कुछ समय बिताया था। उसे न केवल समस्त सुविधाएं प्राप्त थी, बल्कि वह अपनी इच्छानुसार जेल से बाहर भी जा सकता था। कई बार तो वह काफी दिनों के लिए बाहर चला जाता था और यहाँ तक कि वह कलकत्ता तक की यात्रा कर लेता था। वास्तव में इन सब कामों के लिए अत्यधिक धन खर्च करने की जरूरत पड़ती थी। एक अन्य अमीर कैदी रामकृष्ण डालमिया थे। उन्होंने अपनी जेल की अधिकतर सजा अस्पताल में काटी। वह जेल अधिकारियों के प्रति अपनी उदारता हेतु विख्यात थे। एक डॉक्टर को तो उन्होंने उपहार के रूप में एक कार भी भेंट कर दी थी। परंतु तिहाड़ में कारोबारियों से भी अधिक विलासितापूर्ण जीवन तस्कर बिताते थे।
उनका खाना मोती महल से और उनकी व्हिस्की कनॉट प्लेस से आती थी। उन्हें न केवल शराब उपलब्ध हो जाती थी बल्कि उन्हें औरतें भी जेल में मिल जाती थी। एक वार्डर ने बताया था, बाबूजी, उन्हें वेश्याएं ही नहीं बल्कि वास्तविक सम्मानित समाज की लड़कियां भी मिल जाती थी। वे औरतें जेल में तभी आती थी जब साहब लोग लंच के लिए अपने घर चले जाते थे और उनके खाली कार्यालय मौज मस्ती के अड्डे बन जाते थे। यदि आप इस पुस्तक के अंतिम 2 अध्याय पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे कि विगत 40 वर्षों में कितना कम परिवर्तन हुआ है, कितना कम परिवर्तन हुआ है। शायद केवल एक चीज जो बदली है वह यह है कि अमीर कैदी का खाने का ऑर्डर मोती महल को देने के बजाय अपना खाना अपने ही होटल से मंगवाते हैं और होटल विशेष रूप से जेल कर्मचारियों एवं अति विशिष्ट कैदियों को ही अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मैं यह बात पूर्णतः आश्वस्त होकर नहीं कह सकती कि कोई जेल अधिकारी इस यथास्थिति को चुनौती देगा, परंतु मैं इस बात से आश्वासित जरूर हूँ कि किसी आंतरिक व्यक्ति के इन उद्धरणों का संज्ञान लेना उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आसान होगा और वे प्रशासन पर सभी कैदियों से समान व्यवहार किए जाने का दबाव डाल सकते हैं। पाठकों के लिए अपने मन में विचार करने वाली एक बात यह है कि एक और जहां मैंने इस पुस्तक में सुनील गुप्ता की कहानी को सत्य माना है, वहीं दूसरी ओर यह कहना भी उचित है कि इसमें मैंने स्वयं कुछ परिवर्तन भी किया है। एक पत्रकार के रूप में मेरे लिए किसी ऐसे जेल अधिकारी की आवाज बनना अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं भयावह है जिसने इसी प्रणाली के अंतर्गत अपने आप को जीवित रखा है। मुझे पूरी आशा है कि मैं अपने इस उद्देश्य से सफल रही हूँ। सुनेत्रा चौधरी। प्रिय मित्र, आप सुनेत्रा चौधरी को तो धन्यवाद दीजिए ही कि आपको उन्होंने जेल की कुछ सच्चाइयों से अवगत कराया। साथ ही साथ यदि आप इन शब्दों को गैर से सुने होंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपके शरीर के रोए जरूर कांप उठे होंगे एक बार। बाहर तो भ्रष्टाचार है ही, साथ ही साथ जेल में सुनिए आप कि कितना भ्रष्टाचार है। जहां किसी गरीब कैदी को एक अच्छा वकील नहीं उपलब्ध हो पाता था, वहीं एक ऐसे भी कैदी थे जिन्हें रातों रात अय्याशी करने के लिए महिलाएं भी मिल जाती थी। एक अच्छी सच्ची खानदान लड़कियां भी मिल जाती थी। खाना एक हीरे मोती के समान होता था जो कि खुद के होटल से आता था। ये सब बातें सचमुच विचारणीय है और सरकार को इस पर अमल भी करना चाहिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ इसी स्टोरी में। तब तक आपके लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आई हो ये स्टोरी तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुन सकें और समझ सकें कि जेल का जीवन क्या होता है।